देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंश्योरेंस एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचे तो कौन सी ट्रेनिंग लेगा? सेल्स की ट्रेनिंग लेगा या प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेगा, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो अंडरराइटिंग की ट्रेनिंग लेने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी डॉक्टर के पास जाके और इंश्योरेंस को एक अलग एंगल से उनसे सीखने की कोशिश करेगा या समझने की कोशिश करेगा, ऐसा तो मैंने कोई केस देखा ही नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक एमबीबीएस और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से, जो कि पिछले 20 सालों से एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है, फिर चाहे गोदरेज हॉस्पिटल का नाम ले लो, या वोखार्ड हॉस्पिटल का नाम ले लो, या कोकिलाबेल हॉस्पिटल का नाम ले लो। तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया हुआ है। 20 साल का उनका तजुर्बा है एक डॉक्टर के रूप में काम करने का। इनका नाम डॉक्टर जितेंद्र खांडगे है। हम इनसे मिलेंगे और क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, और इस टॉपिक को हम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस से जोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ एक अलग तरीके से कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। सो डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप डॉक्टर जितेंद्र एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। पिछले कई सालों से आप जो है इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और किडनी से रिलेटेड आप काम करते हैं, किडनी के ऊपर आप काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिटिकल इलनेस के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो किडनी का जो इलनेस है वो क्रिटिकल लेवल तक पहुँच जाता है, इसकी क्या वजह होती है? बेसिकली किडनी डिसीज़ के कारण बहुत सारे हैं। मेनली डायबिटीज़ मेलिटस, देन ब्लड प्रेशर, देन किडनी की कुछ बीमारी होते हैं उनके, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीजेस, देन किडनी स्टोन डिसीजेस। सो देर आर वेरियस रीजन, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। जी। सो किडनी अगर खराब हो गई, किडनी स्टोन हो गया, तो किडनी स्टोन होना ये बहुत माइनर लेवल की बात है, किसी को भी हो सकता है? किडनी स्टोन तो कहाँ पे भी किसी को भी हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मायने करती है, जैसे आपके पानी में सॉल्यूट्स कौन से है, आपका खाने का तरीका क्या है, तो उस तरीके से वेरी करते हैं। तो और यहाँ पे जो स्टोन बेल्ट है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली स्टोन्स होते रहते हैं लोगों को। नहीं, तो इसका अभी एक किडनी जो चीज़ है, मान लो स्टोन हो गया तो लोगों को होते रहते हैं, मुझे भी होता है, कई बार हुआ है स्टोन। लेकिन ये क्रिटिकल अवस्था में चले जाए तो वो क्या अवस्था है? किडनी की क्रिटिकल अवस्था क्या अवस्था है जहाँ पर वो क्रिटिकल हो गया, तो क्या होता है वहाँ पर, वो जरा बताइए। जी, बेसिकली किडनी की बीमारी ऐसी है कि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि 60-70% ऑफ किडनी डैमेज तक अपने को पता ही नहीं चलता कि किडनी का बीमारी है। अच्छा। तो उस वजह से डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। और इवन जो जनरल फिजिशियंस, डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, वो रेफरल टू नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी के पास डॉक्टर के पास भेजना, ये रेफरल भी बहुत लेट होता है। तो एट दैट टाइम हमें ऐसा रहता है कि मोस्टली पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, उनको डायलिसिस लग सकता है, और अगर डायलिसिस के बाद फिर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन रहता है अगर किडनी पूरी तरह डैमेज हो गई है तो डायलिसिस होना ये क्रिटिकल लेवल आ गया? जब पेशेंट को सांस फूल रही है, बॉडी पे स्वेलिंग आ गई है, तो आईसीयू में लेके डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये कहलाता है एक्यूट डायलिसिस। तो ये जो है ये क्रिटिकल इलनेस में आ जाता है। उसके बाद जो रेगुलर स्टेबलाइज करने के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, अगर किडनी पूरा ख़राब हो गया है तो रेगुलर मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस लगता है। मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करना। तो वहाँ आपके लिए सेंटर में जाके आपको डायलिसिस करना है, हॉस्पिटल या जो भी डायलिसिस सेंटर है वहाँ पे। और उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी मेडिसिन लेना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस का ऑप्शन चूज़ करते हैं, जिसमें पेट में फ्लूइड डाल के उसका डायलिसिस होता है। और थर्ड ऑप्शन इज़ ट्रांसप्लांटेशन। तो जो किडनी अगर ख़राब हो गई है तो अगर डोनर फैमिली में है उसका किडनी ट्रांसप्लांट करके द पेशेंट कैन सर्वाइव विदाउट डायलिसिस। तो ये जो डायलिसिस तक पहुंचने की जो क्रिया है, एक तो हो गया कि चलो मुझे किडनी स्टोन हो गया,
जी तो किडनी स्टोन हो गया, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया तो आगे का लेवल जो है वो जी। डायलिसिस तक। और ऐसी छोटी छोटी क्या वजह है जिससे कि डायलिसिस तक पहुंचने की नौबत आती है? जी, तो डायलिसिस पॉपुलेशन में 40% ऑफ द 30 to 40% पेशेंट्स आर डायबिटिक्स। तो डायबिटीज़ में अगर पुअर कंट्रोल है, अच्छे से कंट्रोल स्टार्टिंग से किया नहीं है, तो बाकी ऑर्गन्स के भी असर होता है, जैसे आँखों में हो गया, हार्ट पे हो गया, किडनी पे हो गया, ब्रेन पे हो गया, पेरिफेरल नर्व्स पे हो गया। तो ऐसा धीरे धीरे डैमेज होता है, तो उनका जो प्रोग्रेशन रहता है वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहता है। तो बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए नहीं, किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको किडनी का बीमारी है। तो एंड जब पता चलता है वो बहुत लेट हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनका किडनी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उनको ये धीरे धीरे किडनी ख़राब होता है। तो उनका प्रेजेंटेशन कभी कभी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको सर दर्द होना या फिर सांस फूलना, ये सब, या पैरों पे सूजन आना, ये ऐसे सब कंप्लेंट्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो किडनी स्पेसिफिक बीमारियां हैं। जैसे एक कैटेगरी है उसमें दैट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ डेज टू वीक्स किडनी ख़राब हो जाती है, उसमें किडनी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है, तो उसमें अग्रेसिव ट्रीटमेंट लगता है। अगर वो नहीं किया वो टाइम पे तो किडनी पूरे ख़राब होके पेशेंट डायलिसिस पे जाता है। और कैटेगरीज है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, जिसमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली डायग्नोसिस बायोप्सी से होता है। बायोप्सी में अगर डायग्नोसिस हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो देना है, उसके बाद फिर पेशेंट का प्रोग्नोसिस डिसाइड होता है। सो उसके बाद है ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिसीजेस। उसमें भी यह है कि पेशेंट को लेट प्रेजेंटेशन होता है, बिकॉज पेशेंट का टिपिकल सिम्टम्स जो स्वेलिंग आना, यूरिन कम होना, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो उनका केस में डायग्नोसिस देर से होता है। तो ऐसे वेरियस बहुत सारी कैटेगरीज है किडनी के स्पेसिफिक बीमारी में भी, जिसमें अलग अलग प्रोग्नोसिस होता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है जितेंद्र जी कि क्या ये जो क्रिटिकल अवस्था जो हमें हो जाती है बीमारी की, तो कई बार ये जो है मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है। सच बात। और मैं क्रिटिकल इलनेस में पहुंच जाता हूँ, ऐसा ही होता है? या फिर मैं कॉन्शियस भी रह सकता हूँ? जी, तो रिसेंट वो तो अपने माइंडसेट पे है। बेसिकली इंडियन माइंडसेट इज व्हेन यू हैव, आपको अगर प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या रिसेंट जो नए जो जनरेशन है, वो जनरेशन पहले खुद से ईयरली आपका इन्वेस्टिगेशन करना, डॉक्टर्स को मिलना, फिर उनको दिखाना, ये सब चीज़ें वंस अ ईयर कर सकती है। उसमें डायग्नोसिस जल्दी हो सकता है। बट जो रेगुलर टेंडेंसी है कि हर बार जब आपको प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इस टेंडेंसी की वजह से डायग्नोसिस लेट होता है और रिलक्टेंस होता है। और यहाँ पे इंडिया में टेंडेंसी है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी दे देते हैं। तो जो फार्मा स्टोर्स है वही भी कभी कभी ओवर द काउंटर पेन किलर दे देंगे, या फिर कोई आयुर्वेदिक कंपनीज है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल करते हैं, तो वो लेने की टेंडेंसी है। उस वजह से फिर चीज़ें डॉक्टर हेल्थ सिस्टम में ज़्यादा नहीं आती। ओवर द काउंटर मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसके ऊपर वो ऑफ द हेल्थ, मतलब इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द रेगुलर हेल्थ सिस्टम, तो उनका डायग्नोसिस नहीं होता। और जब डायग्नोसिस नहीं होता तो लेट डायग्नोसिस, आईसीयू एडमिशंस, उसके बाद रिवर्सिबल डैमेज, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आपके प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब, आपके प्रैक्टिस में आप क्रिटिकल लेवल का कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? डायलिसिस ही जो सबसे क्रिटिकल लेवल की चीज़ होती है या और भी कुछ? जी, अभी नेफ्रोलॉजी में एक पार्ट है जनरल नेफ्रोलॉजी, जैसे रूटीन जो पेशेंट्स है वो करना। दूसरा है क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी। क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी मतलब जो पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो उनमें अराउंड 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स हैव सम और द अदर किडनी इशू। तो उनको जो किडनी इशू होता है तो वो क्रिटिकल केयर में आ जाता है। तो क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी इज़ अ सेपरेट स्पेशलिटी इन नेफ्रोलॉजी, तो अलग से वो ब्रांच है। उसके बाद होता है इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी, उसमें जो पेशेंट्स को वस्कुलर एक्सेस बनाना, कैथेटर डालना, ये सब चीज़ें होती है। और उसके बाद होता है डायलिसिस। डायलिसिस में भी दो चीज़ें रहती है। एक एक्यूट डायलिसिस, जब प्रॉब्लम सीरियस है, पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, तभी डायलिसिस करना,
ये एक्यूट डायलिसिस हो गया। उसके बाद जो रेगुलर डायलिसिस, उसको मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस में आपको 2 ऑप्शन है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और तीसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन। तो डायलिसिस शुरू करने के विदिन 1 मंथ आप अगर आपके घर में कोई रिलेटेड डोनर है तो उनका ट्रांसप्लांटेशन के लिए सब प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो ऐसा डिसीज़ कोर्स है। सो अगर मान लो किसी को किडनी का जो क्रिटिकल इलनेस है वो एकदम हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल तक या डायलिसिस तक पहुंच गया है, ट्रांसप्लांट तक पहुंच गया है, तो अब ऐसे क्रिटिकल इलनेस के बाद में वो जो आदमी है, आपने तो देखे, इतने सारे लोग देखे होंगे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है, उनके काम जो उनका अर्निंग सोर्स है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? सो बेसिकली क्रिटिकल इलनेस का मेन प्रॉब्लम है कि प्रोलॉन्ग इलनेस, तो इलनेस बहुत ज़्यादा टाइम, तो आईसीयू स्टे, हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। उसके बाद दूसरा है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तीसरा चीज़ है रिहैबिलिटेशन। एक बार आप इलनेस से ठीक हो गए, उसके बाद आपको नियर नॉर्मल एक्टिविटी तक जाने के लिए एक रिहैबिलिटेशन फॉर्मेट है, वो अगर नहीं किया तो पेशेंट नियर नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं जा सकता, और बाद में रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशन्स होने के चांसेस होते हैं। देन जो पेशेंट्स है जिनको एक्यूट डायलिसिस किया है, देन उनको रेगुलर डायलिसिस लगना। उसके बाद अगर कैंसर पेशेंट्स है उनको एडमिट है तभी कीमोथेरेपी दिया, उसके बाद ओपीडी बेसिस पे भी कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, वो सब भी एक्सपेंसेस होते हैं। नहीं तो भाई इतना सारा रिपीटेडली हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, बार बार दवाई लेने आना पड़ रहा है, तो इससे उसका जो काम जो चल रहा है, जिससे उसकी रोजी रोटी आ रही है, वो उसको तो बहुत इम्पैक्ट होता होगा। डेफिनेटली वो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप अगर ठीक नहीं हैं तो आप ऑफिस या आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं तो फिर भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, आपको मीटिंग रिस्ट्रिक्शंस है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले ट्रांसप्लांट का, तो उनका जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें इम्यूनिटी सप्रेशन देते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर ग्राफ्ट सर्वाइव करना है तो अपना इम्यूनिटी डाउन करके कम करके इम्यूनो सप्रेशन दे के वो कम करते हैं। तो देन यू आर आप इन्फेक्शन प्रोन है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी मेडिसिन से कम किया गया है, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोगों से इतना खुल के बात नहीं कर सकते या क्राउड्स में नहीं जा सकते। कितना % चांसेस है कि वो आदमी की नौकरी या काम 100% बंद हो जाए, वो कर ही नहीं सकता है, या 50% कम हो जाए? बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब मार्केटिंग जॉब है, फील्ड रिलेटेड जॉब है, जहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, बात करनी है उनसे, आपको मीटिंग्स करने हैं, ये सब चीज़ें हैं, और आप अगर ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है एंड यू कैन नॉट मीट देम, तो आपके इट अफेक्ट्स डायरेक्टली। अगर आप कीमोथेरेपी पे है, आपका इम्यूनिटी डाउन है, तो आप लोगों से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इलनेस, तो आप उतना पावर नहीं है कि आप उतना लोगों से मिल सकते हैं। आप जब एक टाइम पे 12 घंटा या 14 घंटा काम कर रहे थे, वही आप 4 या 6 घंटा काम कर या उससे भी कम काम करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर तो असर होता ही है। तो मतलब मेरे काम धंधे पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्रिटिकल इलनेस हो जाने के बाद में, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाने के बाद में, क्या मेरी डिपेंडेंसी लोगों पर बढ़ जाती है, मेरे फैमिली मेम्बर पर बढ़ जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? जी, बेसिकली डिपेंडेंसी फैमिली मेम्बर्स पे या केयर टेकर्स पे बढ़ जाती है, क्योंकि एक कारण है आप खुद उतने वीक है, तो पेशेंट वीक होने की वजह से वो खुद सब जगह नहीं जा सकता। जैसे पेशेंट को डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल में आना है, तो वो चीज़ें अगर पेशेंट खुद वीक है तो नहीं कर सकता, तो एक केयर टेकर या रिलेटिव आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको डायलिसिस के लिए 4 घंटा वहाँ पे वेट करना है, तो जैसे पेशेंट का टाइम जा रहा है वैसा केयर टेकर का भी टाइम वहाँ पे जाता है। डायलिसिस में कोई चीज़ें होती है, जैसे शुगर लो होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, कभी कभी कैथेटर है तो फीवर आ सकता है, राइगर्स आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको इमीडिएटली मेडिसिन देना ज़रूरी पड़ सकता है। वो लाने के लिए रिलेटिव्स को भी वहाँ पे रुकना पड़ता है।
या फिर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया, डायलिसिस पे क्रैश हो गया पेशेंट, करेक्ट। या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आईसीयू में ले जाना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो अनफोर्सिन है और अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए एक रिलेटिव या कोई रहना ज़रूरी होता है। एक चीज़ तो समझ में आ रही है डॉक्टर साहब कि मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। चलिए मेरे घर के फैमिली मेम्बर हैं तो वो मुझे संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो उस परिस्थिति में नहीं है मुझे संभालने की, या उनका काम में छुट्टी होती है तो कोई केयर टेकर रखना पड़ेगा, तो ये खर्चा मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा और कौन कौन से खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं? जी, बेसिकली हॉस्पिटल एक्सपेंसेस तो है ही बहुत ज़्यादा, उसके बाद लॉजिस्टिक इश्यूज यहाँ पे बहुत हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप रेगुलर जो आप बस से ट्रैवल कर सकते थे वो, या ट्रेन से ट्रैवल कर सकते थे, उसके जगह आपको अगर ओला या उबर बुक करना है या फिर प्राइवेट व्हीकल बुक करना है, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मिल नहीं सकते, कांटेक्ट में नहीं आ सकते, तो एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ है, आपको अगर केयर टेकर रखना है या मेड सर्वेंट रखना है या नर्सिंग स्टाफ रखना है जो आपको घर पे देखभाल कर सके, या फिर हॉस्पिटल में आपको जाना है, तो वो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाता है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग, तो वो आपको खुद को खर्चा करना है, तो ये एक बढ़ जाता है। आप बाकी आपको न्यूट्रिशन के लिए आपको जो आप रेगुलर खाना खा रहे थे उससे ज़्यादा आपको सप्लीमेंट्स पे अगर कभी डिपेंड होना पड़ता है, या फिर फार्मूला फीड्स होते हैं उस पर अगर आपको जाना पड़ सकता है। प्रोटीन डाइट, अगर डायलिसिस शुरू होता है तो हम प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं, उतना आपका एपेटाइट नहीं है तो आपको बाकी तरीके से सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, तो ये न्यूट्रिशन पे कॉस्ट होता है। बाकी रिहैबिलिटेशन में ये होता है कि आपको समझिए आपका कोई सर्जरी हो गया, फिर आपको चलने के लिए रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, या अभी एक फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन करके अलग एक ब्रांच है, तो उनका मेन एम है कि पेशेंट को डिसीज़ के बाद रिहैबिलिटेट करना, एंड रिहैबिलिटेशन इंक्लूड्स द फिजिकल रिहैबिलिटेशन एज वेल एज द स्किल्स एंड अदर डेवलपमेंट ऑल्सो, सो दैट रिहैबिलिटेशन वो सब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ये तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा पैसा तो लगता ही है, हर चीज़ में मिला के वो बढ़ के अराउंड इट एक्चुअली मैचेस हॉस्पिटल कॉस्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग है तो वो हॉस्पिटल कॉस्ट तक भी जा सकता है। आपको आपके पेशेंट, कभी किसी पेशेंट ने आपसे डिस्कस किया हो कि भाई मेरा खर्चा इतना हुआ है, कुछ आपके दिमाग में आता है कि मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे जो खर्चा दिखाई दिया हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा, ये मुझे बहुत बड़ा खर्चा दिखाई दिया, ऐसा कुछ फिगर याद आता है आपको? तो कभी कभी ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इट इज जस्ट द मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा। जो बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दे हैव। तो ये है कि एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, आपको रिलेटिव आपके साथ अगर है तो उनका जो अर्निंग है उस पर असर होता है, उसका फिजिकल और मेंटल वेलबींग पेशेंट का भी और उसका केयर टेकर रिलेटिव जो है उनका भी, तो वो अफेक्ट होता है। तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। कभी कभी लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इतने पेशेंट और इवन केयर टेकर भी डिप्रेस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली अगर सोचें तो हमारे दिमाग में तो यही आता है कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना होगा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि भाई केयर टेकर रखना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और ये बस की जगह अभी सीधा हम लोग कार में आ गए हैं, ओला करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे खर्चे दिख रहे हैं। मीन्स अंदाजन आप मेरे को बता सकते हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करना, जैसा कि आपने बोला कि ये जो है खर्चे जो है वो हॉस्पिटल के खर्चे से मेल खा सकते हैं, तो अंदाजन अगर आज की तारीख में लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली लोग ज़्यादा है, वो लोग अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है, तो मुझे अंदाज़ा पता चल जाएगा कि जो हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो खर्चे हैं वो उतने जा सकते हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हम एग्जांपल लेते हैं डायलिसिस पेशेंट का। अभी डायलिसिस में मैंने जैसे 3 कैटेगरीज बताए। एक है हीमोडायलिसिस जो आपको हॉस्पिटल में जाके करना है, तो उसके रफली एक्सपेंसेस अराउंड 20 से 25 हज़ार तक होता है।
ये कितने उसके- बार में ये कितने सिर्फ बार में आपको होते हैं ये खर्चे? 20 से 3 25? times a week. 3 times a week? 3 times a week. This is for 1 month. एक महीने का एक 20 महीने से का 25 खर्चा हजार 20-25 हज़ार हो जाता है। हो, ये मतलब ये चालू हो गया, ये मीटर चालू हो मेंटेनेंस डायलिसिस है, तो ये चालू रहेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे गया। या फिर डेथ नहीं हो जाती तब तक शुरू है। अच्छा। दूसरा है ये सिर्फ आपका इन द हॉस्पिटल कॉस्ट है। उसके बाद जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है आप ऐड ऑन कर लीजिए, अराउंड 10-20 हज़ार वो हो जाएगा। मेडिसिन है तो 10 हज़ार वो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है आपको साइकिलर से कर सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं। तो जो खुद से करना है डायलिसिस उसमें आपको दिन में 3 या 4 सेशन करने हैं। तो आपको हाफ एन आवर फ्लूइड इंस्टिल करने के लिए लगता है, 4 घंटे वो पेट में रखना है, फिर हाफ एन आवर रिमूव करने के लिए और दूसरा फ्लूइड डालने के लिए। तो इसमें अराउंड 3 to 4 सेशंस हो जाते हैं जो खुद से करना है मैन्युअली। और दूसरा जो साइकिलर से है वो ओवरनाइट होता है। तो आप सो रहे हैं तो आप सोने के टाइम फ्लूइड इंस्टिल कीजिए और सुबह में निकाल दीजिए। ये सेकंड टाइप हो गया। तो इसका कॉस्ट अराउंड 40 to 60,000 तक हो जाता है। दिस इज़ ओनली द प्रोसीजर कॉस्ट, मंथली कॉस्ट। और उसके बाद आपको साइकिलर खरीदना है तो साइकिलर अराउंड 4 to 6 lakhs वो होता है। तो वो एक 1 टाइम परचेस हो जाए, या फिर रेंट पे है तो और थोड़ा कम हो जाता है, 1 लाख डिपॉजिट और कुछ रेंट होता है। और तीसरा है कि होम हीमोडायलिसिस। तो आप घर पे डायलिसिस मशीन खरीद लीजिए, आप घर पे टेक्नीशियन बुला के उनका डायलिसिस करके, तो दैट कॉस्ट अराउंड 70,000। इट इज़ जस्ट द प्रोसीजर कॉस्ट एंड मशीन कॉस्ट इज़ एक्सक्लूडेड। तो इतना सब खर्चा आपका महीने का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड कर देंगे तो अराउंड 1 लाख तक भी जा सकता है मंथली एक्सपेंस। महीने का एक्सपेंस इतना तक जा सकता है जी। और अगर एकदम क्रिटिकल सिचुएशन की बात करूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है तो कितना खर्चा हो जाता है उसका? किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट वेरी करता है। तो आपका अगर किडनी का सेंटर के ऊपर तो एटलीस्ट मिनिमम आपका 4 to 5 lakhs तो जाता ही है। उसके बाद अच्छे सेंटर्स है जहाँ पे रेगुलरली किडनी ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ पे अराउंड 8 to 10 lakhs तक जाता है। ठीक है। और किडनी छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स है जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसमें अराउंड 25 lakhs तक ओनली ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट है। और लीवर में देर इज़ नो रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर ट्रांसप्लांट, सो द पेशेंट आईसीयू में ज़्यादा टाइम रहता है। तो ट्रांसप्लांट होने तक पेशेंट आईसीयू में है, तो वो टाइम 7 दिन से 1 महीने तक वेरी हो सकता है। अच्छा। तो वो कॉस्ट है वो अराउंड आपका एक 14 लाख से 50 लाख तक भी जा सकता है अगर आप आईसीयू में पूरा टाइम है तो। डॉक्टर साहब, कभी आपने कोई ऐसा सिनेरियो देखा है जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो खर्चे हो रहे हैं, क्या वो खर्चे एक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं? अभी तक जो ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पे जो मैंने देखा है, वहाँ पे बेसिकली तो ये सब खर्चे कवर नहीं होते। खर्चे कवर नहीं जी। तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम वही आता है, आपने एक बार तो इंश्योरेंस का पूरा यूज़ कर लिया और इंश्योरेंस को भी लिमिट है। इफ़ यू आर पेइंग प्रीमियम फॉर 5 lakhs तो आपको 5 lakhs तक मिलेगा। उसके बाद इवन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड। तो हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर नहीं होते उसके बाद। तो आप 5 लाख के बाद आपको खर्चा हॉस्पिटल में भी करना है। उसके बाद आपको अगर मंथली एक्सपेंसेस मिनिमम आप 20,000 20,000 भी है तो साल का वो उतना बढ़ जाता है, 2.4 तो ऐसे ही हो जाता है। उसमें आप लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड कर देंगे अराउंड, तो वो 15,000 वो अराउंड आपका साल में 1.5-2 लाख हो जाता है। तो ऐसा है, तो वो खर्चा बहुत सारी चीज़ें तो कवर होती नहीं है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस नाम से एक कॉन्सेप्ट है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो खर्चे होते हैं उनको कवर करने का काम करता है। क्या आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानते हैं? जी नहीं, अभी जो करंटली जो मेरे पेशेंट्स एडमिट होते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स में, तो मोस्ट ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बट मोस्टली जो होते हैं उनका मोस्टली जो अपर लिमिट है जो भी पेशेंट ने ऑप्ट किया है उतने तक होता है। उसके बाद पेशेंट को पे करना होता है इवन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट वो तो सब पेशेंट पे ही आता है। बिकॉज फॉर दैट ईयर वो आपका जो लिमिट है वो आपने क्रॉस कर लिया है, तो उसके बाद इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं करते।
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है उस व्यक्ति के लिए जिसको क्रिटिकल इलनेस हो गया है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है उसके जो ऐसे खर्चे हैं जो हॉस्पिटल में कवर नहीं है वो सारी चीज़ों को कवर करता है। इनफैक्ट उसकी इनकम जो खत्म हो गई है उसको भी कवर करता है। दैट इज़ द रोल ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो आप थोड़ा और उसके बारे में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं? क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपने जनरली इसके बारे में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में शायद ही आपने सुना होगा या आपको बेचने के लिए कोई आया होगा। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है या एक किसी आम आदमी को भी, हमारे जो दर्शक है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस उनको कोई बेचने नहीं आया होगा या इतना ज़्यादा उनको फोर्स नहीं किया होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में मैच्योर्ड प्रोडक्ट बने ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में उसका जितना बड़ा मार्केट हेल्थ इंश्योरेंस का है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का उतना बड़ा मार्केट नहीं है। इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगों के दिमाग में अभी जो है वो मैं जाके बाय करूँ वैसा बना नहीं है, क्योंकि आज भी जो है 8% लोगों ने ही हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है वो लोगों को लेना चाहिए, लेकिन लोगों का माइंडसेट नहीं है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में क्या होता है कि मुझे एक जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले लिया और मुझे क्रिटिकल इलनेस हो गया, तो मेरे हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज करेगा, लेकिन ये 1 करोड़ रुपया मुझे मिल जाता है जी। और ये 1 करोड़ रुपया अब मैं बैंक के एफडी में रख दूं तो उससे फिर मेरे जो मंथली जो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा, डे केयर जिसको रखा है उसका खर्चा, वो सारे खर्चे, या फिर मुझे अभी जाके अमेरिका में जाके कुछ अलग से कुछ इलाज कराना है या कुछ अलग से जो हॉस्पिटलाइजेशन में चीज़ें नहीं आ रही है, मसाज करवाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें वो पैसे का मैं जैसे इस्तेमाल करना है वो मैं कर सकता हूँ। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अभी देख कैसा है, मुझे जितना समझ में आया उसमें पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस अगर मुझे पता नहीं है तो पेशेंट्स को पता होना तो करेक्ट बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है ये चीज़ में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। करेक्ट। अवेयरनेस के लिए आप अगर कोई सेशंस या कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि इंश्योरेंस एजेंसीज आपस में डिस्कस करती है। करेक्ट। बट आप अगर जब तक हेल्थ प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल्स या जनरल पॉपुलेशन के पास नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली, तब पता नहीं चलेगा लोगों को। एक्चुअली इसके सेशन हम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बाकी म्यूचुअल फंड के सेशन होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं, हेल्थ, बट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के सेशन नहीं होंगे कभी। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास में इतने मैच्योर्ड प्रोडक्ट है नहीं, और वो खुद भी जानते हैं कि ये हमारा मार्केट ही नहीं है, बड़ा मार्केट नहीं है। लोगों को ज़रूरत तो है लेकिन बड़ा मार्केट नहीं है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया, देश के बाहर, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास में बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है। इंडिया में नहीं। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पे जोर नहीं दे रही है, क्योंकि वैसा इंडिया का मार्केट वैसा नहीं, लोगों की मेंटालिटी वैसी नहीं है। वर्ल्ड वाइड कई सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पे काम करती हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनको बनाया है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में, बहुत सारी। जनरली देखिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस यहाँ पर जो है हमारे इंडिया में है वो किस प्रकार के हैं कि आपको बोल देंगे कि ये 20-25 क्रिटिकल इलनेस में से कोई हुआ तो आपको पैसा मिलेगा। अब वो 20-25 में से कोई 26वां हुआ तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, मैं तो क्रिटिकल अवस्था में हूँ। लेकिन वहाँ के क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए आपको पैसा मिल जाएगा। जनरली क्या है कि अगर मान लो मुझे क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, मैं 80 साल का हो गया, मुझे क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, लेकिन मैं क्रिटिकल अवस्था में तो हूँ, अभी 80 साल की एज में मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, टेक्निकली मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, लेकिन मैं क्रिटिकल अवस्था में तो हूँ, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है। नो, वहाँ की क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस उस अवस्था में भी मुझे पैसा दे देते हैं। मैं 80 साल का हूँ, बहुत क्रिटिकल अवस्था में हूँ, लेकिन मैंने 40 की एज में शुरू किया था, अब मुझे पैसा चाहिए, दे विल गिव मी व्हाटएवर मनी आई हैव पेड, वो मेरे को विद इंटरेस्ट दे देंगे। अच्छा चलो, मैंने पैसे भरे, 10 साल 20 साल पैसे भरे मैंने, लेकिन मान लो बीच में मेरी डेथ हो गई तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया। नहीं, जो सम इंश्योर्ड 1 करोड़ का था वो मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये
इतने मेच्योर्ड हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं कि 100 साल की एज तक मुझे कभी भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए मुझे संभालने का काम करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि देखिए अगर आपको ये चीज़ आपने इसका ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाएगा, तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब वो ऑपरेशन जो करने बोला है विच इज लिंक्ड टू क्रिटिकल इलनेस बट नॉट हैज बिकम क्रिटिकल इलनेस नाउ, लेकिन उसका ऑपरेशन करना है तो उसका भी पैसा मुझे मिल जाएगा, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज मेरे को मिल जाएगा, तो वो भी मुझे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ के जो क्रिटिकल इलनेस वो बोलते हैं कि आपको क्रिटिकल अवस्था तक नहीं पहुंचा, अभी ये माइल्ड अवस्था में ही है, अब माइल्ड अवस्था में हो गया तो मैं क्रिटिकल होने का वेट करूँ क्या, तो यहाँ पे भी मुझे ट्रीटमेंट कराना है, उसका भी मुझे पैसा दे देते हैं, यू नो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो बहुत मेच्योर्ड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस फॉरेन में अवेलेबल है, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा है कि दे कैन नॉट कम हियर, वी हैव टू गो देयर, या हम उनसे जाके बाय कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके मार्केटिंग नहीं कर सकते जी। तो मुझे ये समझा कि क्रिटिकल इलनेस तो इट इज़ नीड ऑफ द आवर, मतलब अभी समय की ज़रूरत है वो, करेक्ट। बट अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं होगा तो लोग ऑप्ट नहीं करेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि मार्केट नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट है पर मार्केट को भी पता नहीं है कि उसको ज़रूरत है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तक लोगों को पता नहीं होगा करेक्ट तो लोग सोचेंगे नहीं तो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहले थॉट से शुरू होता है हर चीज़, तो लोगों को पहले पता होना चाहिए कि तो अवेयरनेस मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बहुत सही बात जी, अवेयरनेस होना लोगों को ज़रूरी है जी। तो भारत में फिर ऐसा क्यों है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते? इंश्योरेंस कंपनीज हो गया या कॉर्पोरेट्स हो गए, सबको तो अर्न करना है, इंश्योरेंस में काम करना है, तो ऐसा क्यों है कि लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे? नहीं, बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया के अंदर जो है पहली चीज़ तो लोगों का वो माइंडसेट नहीं है। अभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ही लोग जो है उतने प्रिपेयर, हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी लोग अभी माइंडसेट नहीं बनाया कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस बाय करूं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस थोड़ा हायर वर्जन है, ओके, यू नो। ये तो वो बात हो गई कि मतलब कि अभी लोग एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए और मैं मेडिटेशन करने बोल रहा हूँ, थोड़ा हायर वर्जन होगा, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा कि भाई मैं उसको पैसा दे रहा हूँ तो कभी कभी ना मुझे हो सकता है ज़िंदगी में। जिन लोगों को नहीं हुआ है वो तैयारी नहीं है मानने के लिए कि भाई हमको भी हो सकता है, वो माइंडसेट नहीं बना है लोगों का कि भाई ये भी अवस्था का मुझे प्लानिंग करना है। दैट इज़ द रीज़न, यू नो, जो लोगों को हो गया है वो तो जाके मांगेंगे, लेकिन उनको तो नहीं देने वाले हैं, वो जिनको नहीं हुआ है उनके लिए ही वो देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर लोगों का मनस्थिति नहीं बना है, इसीलिए प्रोडक्ट नहीं बने हैं, और प्रोडक्ट नहीं बने हैं तो कोई बेचने ही नहीं आता है क्योंकि प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। फॉरेन में है ये चीज़। तो फिर अगर ये पॉलिसी लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताता हूँ। देखिए कि वर्ल्ड वाइड जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि मैं नाम ले लूँ, सन लाइफ जो है, ये बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे यहाँ पे LIC है, LIC को भी मेरे ख्याल से अभी जो है 70-75 साल हुए हैं, लेकिन सन लाइफ 150 साल पुरानी कंपनी है, ये कनाडा की कंपनी है। तो ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी है दुनिया की जिन्होंने इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल में प्रोडक्ट बनाए हैं। तो अब मैं कनाडा में जाके बाय कर लूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेकिन दुनिया में दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ पर दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज जो है वहाँ के ब्रोकर्स के साथ में वो टाइप करके बैठी है। तो मार्केट सारा वर्ल्ड के मार्केट जो है दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्री से अवेलेबल है, जो कि फाइनेंशियल हब है वर्ल्ड के। वहाँ पर कई सारे इंश्योरेंस कंपनी आई हुई है, वहाँ की जो ब्रोकर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी आके उनके साथ टाइप करती है, उन ब्रोकर्स के पास जाकर कोई जो है, यू नो, क्योंकि ये वर्ल्ड के मार्केट है, उनसे जाकर बाय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ। टेक्निकली दे कैन नॉट कम इंडिया, वो ब्रोकर दुबई के यहाँ पे आके बेचे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि दुबई में एक कई सारी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, जिसमें कि एक कॉन्टिनेंटल नाम की ब्रोकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, जो कि 28 साल पुरानी कंपनी है। ये दुबई की जो ब्रोकिंग कंपनी है, इसके साथ में भी वर्ल्ड की कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने टाई अप किया हुआ है। तो सन लाइफ, जैसे इंडिया के अंदर बिरला सन लाइफ कंपनी है, बिरला इंडिया की कंपनी है, सन लाइफ कनाडा बेस्ड कंपनी है। तो सन लाइफ ने हांगकांग की हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, सन लाइफ हांगकांग। तो सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी के पास एक बहुत बढ़िया क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट है, जिसका नाम ओमनी केयर है। और वो कंपनी ने दुबई में
और कई सारी इंश्योरेंस कंपनी ने दुबई में जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ताकि वर्ल्ड के लोग आए और उनसे प्रोडक्ट जो है बाय कर सकें। तो कॉन्टिनेंटल के साथ उस कंपनी ने भी टाइप किया हुआ है। तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने टाइप किया हुआ है। उनके द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा जो है वो इंडियन अगर कोई लेना चाहता है ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम ओमनी केयर है। अब ये सारे बेनिफिट जो मैंने आपको बताया वो ओमनी केयर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, वो मेरे को सारे बेनिफिट देता है। तो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी के अगर कोई रेफरल्स हैं इंडिया में जो रेफर कर सकते हैं हमको, क्योंकि उनको रेफर करने वाले भी कई सारे उनके रेफरल पार्टनर होते हैं। अगर मुझे कोई पता चलता है कि ये मेरा रेफरल पार्टनर है जो मुझे रेफर कर सकता है उनको, तो उनकी गाइडेंस के द्वारा कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी, एनीवे हमने तो अभी रेफर कर ही दिया कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी, तो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी जो दुबई में है ये ब्रोकिंग कंपनी है, इनके द्वारा अगर किसी को चाहिए तो वो उनसे संपर्क करके यहाँ पर जो उनके रेफरल पार्टनर हैं उनसे जान पहचान करके ये जो वीडियो पे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक पर लोग क्लिक करके पता कर सकते हैं कि इंडिया में उनके रेफरल पार्टनर कौन है जो उनको रेफर कर सकते हैं। तो उनसे बातचीत करके वो कॉन्टिनेंटल तक पहुंच सकते हैं और ये ओमनी केयर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे, इंश्योरेंस एजेंट हैं इंडिया में जिनके की एनआरआई बहुत सारे कस्टमर होंगे, दुबई में बहुत सारे कस्टमर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऐसे कस्टमर को इस प्रकार के प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि उनको तो बिकॉज ये ऑलरेडी वर्ल्ड का प्रोडक्ट है, करेक्ट, बाहर का प्रोडक्ट है, तो मेरे एनआरआई कस्टमर को, और ये डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस होते हैं, इसमें मैं डॉलर में पैसा पे कर सकता हूँ और जो मान लो मेरा जो भी इंश्योरेंस है 1 करोड़ का 2 करोड़ का वो डॉलर में मुझे पैसा मिलता है। तो डॉलर का इस्तेमाल फिर मैं वर्ल्ड वाइड के, और एनआरआईज लोगों का प्रेफरेंस डॉलर बेस्ड पैसा अगर आए तो अच्छा है। तो अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे ऐसा है या कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा सोचता है कि मेरे एनआरआई कस्टमर्स हैं और मुझे उनको जो है इस प्रकार के इंश्योरेंस देने हैं और वो कॉन्टिनेंटल का रेफरल पार्टनर बनना चाहता है, तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके द्वारा वो इसका हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और रिक्वेस्ट भेजने के बाद इसका एक 5 दिन का कोर्स होता है, वो लिंक के द्वारा आपको पता चल जाएगा। वो कोर्स के लिए आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। 5 दिन में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से कॉन्टिनेंटल मदद कर सकती है, प्रोडक्ट्स के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें अगर कोई डायरेक्ट इंश्योरेंस लेना चाहता है उसको भी जानकारी मिल जाएगी, और कोई रेफरल पार्टनर बनना चाहता है कॉन्टिनेंटल का वो भी बन सकता है। सो जितेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक डॉक्टर का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद भी बिजी होंगे, आपके पेशेंट के लिए भी आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वो समय निकाला और हमें ये किडनी जो क्रिटिकल इलनेस है इसके बारे में आप जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली और नई चीज़ जो मुझे कभी पता ही नहीं थी उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस हुआ। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जनरल पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए इसके अगर सेशंस होते हैं तो उसका अवेयरनेस ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अवेयरनेस सेशंस ले सकते हैं, जैसे रोटरी हो गया, तो उनके माध्यम से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। एजेंट्स तो है ही, पर अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो वो अवेयरनेस ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा चीज़, आपने जो नाम लिया ओमनी केयर, ये बहुत एप्ट नेम है, क्योंकि ओमनी केयर मतलब केयर फॉर एवरीथिंग, केयर फॉर ऑल, तो बहुत ज़्यादा सही नाम है। तो होपफुली ये पॉलिसी भी उसी तरह सब चीज़ें कवर करे और लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले और उनको पैसे के वजह से अपना इलाज रोकना नहीं पड़े। करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात हुई जी। थैंक यू थैंक यू। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।